प्यारे बच्चों, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन किया था। अब जो अगला चैप्टर है समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। समाज शास्त्र का उद्भव व विकास। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय का उद्भव वहां की वर्तमान परिस्थितियों पे निर्भर करता है। जैसे समाज शास्त्र तो बाद में आया है, बाकी समाज में चूंकि हम लोग रहते थे और समाज का अध्ययन अलग अलग विषयों के माध्यम से चलता था। क्योंकि समाज में जो अध्ययन होता है व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन होता है। तो जैसे आप मान लीजिए इतिहास है, तो वो भी व्यक्तियों के इतिहास का अध्ययन किया करता है, वहां भी संबंध का अध्ययन होता है। अगर आप देखेंगे कि समाज अगर भूगोल अध्ययन कर रहा है तो भौगोलिक वहां की पृष्ठभूमि कैसी है, अब भौगोलिक पृष्ठभूमि व्यक्तियों को या मनुष्य को किस तरह से प्रभावित करती है, ये अध्ययन करता है। उसी तरह से अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मनुष्य का आर्थिक जीवन किस तरह से चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि सारे सब्जेक्ट मनुष्य के ही बारे में अध्ययन करते हैं और वहां की परिस्थितियां उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। मेनली समाजशास्त्र का जो उद्भव माना जाता है वो यूरोप में हुआ है। वो 3 बिंदुओं के तहत देखा जाता है। ज्ञानोदय, दूसरा फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और तीसरा बिंदु है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ज्ञानोदय के यहां मतलब है कि जब टेक्नोलॉजी आई या धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ तो व्यक्ति किसी भी वस्तु को उसी के रूप में समझना या किसी भी चीज को आप स्पष्ट कर रहे हैं, उसको व्याख्यायित कर रहे हैं, तो तर्क के आधार पर या अनुभव के आधार पर उसको बतलाते हैं। और जो पहले का समाज था तो जो भी चीजें थी अगर उसके बारे में वो कहीं से कहीं उसको समझा रहा है तो ईश्वर से जोड़ के ही उसको या धर्म से जोड़ के उसकी व्याख्या करता था। जैसे ज्ञानोदय का विकास हुआ तो वो उसके बारे में तर्क के आधार पे या अनुभव के आधार पे उसको बतलाता है। जैसे कोई भी प्राकृतिक वस्तु है तो उसका किसी तरह से जो भौतिक पदार्थ है किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं इसके बारे में वो दिखलाता है। जैसे आप विज्ञान में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो किस तरह से ऑक्सीजन पौधा छोड़ता है, किस तरह से वो सूर्य को प्रकाश को लेता है और फिर उसके बाद से अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये प्रयोग के आधार पे सिद्ध करके आपको दिखलाया जा सकता है। उसी तरह से जो भी मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं हैं तो उसका एक यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, उसको अनुभव और तर्क के आधार पर वैज्ञानिक पुष्टि दी जानी चाहिए। चाहे विज्ञान को आप इसलिए विज्ञान कहते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ है, प्रयोग सिद्ध है, क्रमबद्ध है। उसी तरह से समाजशास्त्र भी वो भी वस्तुनिष्ठ है, प्रयोग सिद्ध है। मगर वहां चूंकि प्राकृतिक वस्तुएं
या भौतिक वस्तुओं को सिद्ध करना और मनुष्य को सिद्ध करना, दोनों में अंतर है। फिर जब ज्ञानोदय का विकास होता है तो हर एक चीज को समझने के लिए उसके तर्क और अनुभव के आधार पर चीजों को बताया जाने लगा। फिर उसके बाद से फ्रांस की क्रांति से यहाँ मतलब है राजनीतिक क्रांति। फ्रांस में पहले जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र था। वहां पे सामंतों, पादरियों और कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। तो इन वर्चस्व होने की वजह से वहां का जो राजा था, जो कुलीन वर्ग या पादरी कहते थे, उसी के अनुसार वो शासन व्यवस्था करता था। मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग का कोई अधिकार नहीं था। ये धीरे धीरे जो वर्ग था, राजा था या सामंत था या पादरी था, ये विलासी वर्ग में आते गए और जो मध्यम वर्ग था या निम्न वर्ग था वो धीरे धीरे संगठित होने लगे। और जब संगठित होने लगे तो इनकी सत्ता को चुनौती दिए, और सत्ता को जब चुनौती दिए तो वहां का राजतंत्र समाप्त हो गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की धार्मिक स्थिति, वहां की सांस्कृतिक स्थिति, सारे में बदलाव आया। फिर इसी तरह से इंग्लैंड की भी औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड की, जैसे हम लोग के इंग्लैंड यहाँ पे शासन किया है भारत में, तो आप देखेंगे कि भारत में जो उद्योग धंधे अंग्रेजों के भी समय था तो लगभग परंपरागत था। सभी लोग बुनकरी का काम करते थे, खेती का काम करते थे या फिर दस्तकारी का काम करते थे। उसी तरह से इंग्लैंड में भी सामान्य काम ही होते थे और जीवन सबका लगभग परंपरागत था। मगर इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। जब बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ तो वहां पे वर्ग संरचना, वहां की सामाजिक संरचना में बदलाव आया। फिर जो नगर से, गांव से लोग नगर के तरफ माइग्रेट किए, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बने, कुछ झुग्गी झोपड़ियां बनी, जिसकी वजह से वहां की सामाजिक संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। और जो व्यवस्था, जैसे फ्रांस की क्रांति में जैसी व्यवस्था थी तो यहाँ भी उसी तरह की व्यवस्था थी। मगर जब औद्योगिक क्रांति आती है और फिर लोगों के पास अर्थ ज्यादा आता है या समय को ही वो अर्थ को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो वहां भी जो मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था एक तरह से अपनी स्वतंत्रता, अपनी राजनीतिक बराबरी या आर्थिक बराबरी की बात करने लगता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसे ही ज्ञानोदय हुआ, ज्ञानोदय में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की सारे व्यक्तियों में समानता है, किसी में कोई विभेद नहीं है। तो उसी के बाद से एक तरह से माना जाता है कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। इसके आगे के क्लास में आप लोगों को फिर विस्तार से इस टॉपिक पे चर्चा होगी। आज के क्लास यहीं तक, धन्यवाद।